हेलो डियर स्टूडेंट। देखिए बच्चों, आज हम लोग अपना जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, उसके जो क्वेश्चंस है, देखिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके पास इंट्रोडक्शन प्लस जो ग्राफिकल मेथड है और जो अलजेब्रिक मेथड है उसको मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के तीनों केसेस मैंने डिस्कस किए, जो 3 केस थे हमारे पास। इसके साथ साथ ही जो मैंने अलजेब्रिक केस में आपके पास था बेटा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज इस लेक्चर में टोटल हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कुछ एमसीक्यू भी हमारे और कुछ हमारी 1-2 वर्ड प्रॉब्लम भी करें डिस्कस यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6 + 1 = 0 हैव। अब देखिए ये क्या हो गया बेटा, ये ग्राफिकल मेथड से आपको उसको बताना है क्या कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ये चीज़। अब देखो ध्यान से समझो बेटा, देखिए कल जो आपने केस पढ़े थे, आपने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन का केस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस एंड नो सॉल्यूशन, बट ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन भी तो कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यूनिक सॉल्यूशन की, बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यूनिक सॉल्यूशन की तो कंडीशन क्या थी बेटा यूनिक सॉल्यूशन की, अगर आपको याद होगी तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन मैं लिखी थी बेटा यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई यूनिक सॉल्यूशन की। अब देखना जरा यहाँ पर, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी। देखिए मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब लाइंस कैसी होती हैं, ऐसे एक के ऊपर एक टच कर जाती है, मैंने आपको बताया भी था इस तरीके से, ठीक है ये चीज़। तो मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन थी हमारे पास वो क्या थी बेटा, वो हमारे पास थी यहाँ पर कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये कंडीशन थी बेटा हमारे पास, ठीक है ये। अच्छा तो देखिए ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन, मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब क्या बचा हमारे पास, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब था बेटा, याद करो, नो सॉल्यूशन जब था जब लाइंस कैसी थी बेटा, जब लाइंस थी पैरेलल हमारे पास, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो कंडीशन थी हमारे पास, ये कंडीशन थी हमारे पास नो सॉल्यूशन की, जब लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब आप देखो जरा, अब मुझे ये वैल्यू इसमें पुट करनी इस इक्वेशन में, और मुझे ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो इसमें से किसको कर रही है, ठीक है ना, किसको फॉलो कर रही है, यूनिक को कि इनफाइनाइट को कि नो सॉल्यूशन को। चलिए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ से देखो बेटा, देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट को चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट है हमारे पास वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन, अब यहाँ देखो a2 की वैल्यू क्या दी गई, देखो बहुत ध्यान से, a2 की वैल्यू क्या दी गई बेटा -3, तो ये हो गया -3, ठीक। इसी तरीके से b1 की वैल्यू क्या दी गई है 2 है हमारे पास, ठीक है, और b2 की वैल्यू क्या दी गई है -6, ये -6 दी गई है। अच्छा अब यहाँ चेक करो, इसी तरीके से c1 कितना दिया हुआ बेटा, c1 आपके पास है 5 अपॉन, और c2 अगर आप चेक करोगे तो c2 क्या हो जाएगा आपके पास 1। अब आप बहुत ध्यान से चेक करो, देखो देखिए ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, और इसको आप कैंसिल आउट कर दो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -1/3, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 5, तो ये तो इसके इक्वल हो नहीं सकता, ठीक है ये चीज़। अब आप चेक करो ये कौन सी कंडीशन हो रही है, देखिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी बेटा ये कंडीशन कौन सी हो गई, ये कंडीशन हो गई आपके पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन करके ये तैयार हो गई, ठीक है ये चीज़। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो इक्वेशन है बेटा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में कैसी हो रही है, पैरेलल हो रही हैं। इसकी एक और भी आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे, देखो बेटा क्या, आप यहाँ देखो, यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो देखिए यानी इसका क्या हुआ 3 टाइम्स हो रहा है और नेगेटिव में। ऐसे यहाँ देखो 2 कोफिशिएंट है और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है
6, तो देखिए 3 टाइम्स हो रहा है। तो आपने देखा जब कोफिशिएंट जो है बेटा उनका जो रेशियो आपस में कैसा हुआ, इक्वल, तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे फॉर MCQ, ठीक है ना। तो कंडीशन इसकी क्या बनी, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप भी मैंने कर दिया प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है, ये चीज़। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड लाइन विच आर, ठीक है। तो NCERT एग्जामिनर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। अगर देखिए x इक्वल टू a और y इक्वल टू b है तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना। देखो देखिए चलिए पहले हम एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। देखिए ये ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो बेटा, देख तो ये हो जाएगा हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एंड माइनस y, ठीक है। अब उसने कहा कि x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a की जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी रही होगी। देखिए x इक्वल टू a की जो लाइन है हमारे पास वो कुछ ऐसी रही होगी, ठीक है। देखो ध्यान से, ये भाई इस लाइन को, ये देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक सपोज ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल a हो रही है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूँ कि ये x इक्वल टू a को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ठीक है। ऐसे देखो y इक्वल टू क्या है, b है, तो y इक्वल टू b मतलब जो y एक्सिस पे है इस तरीके से ये, ठीक है। तो y इक्वल टू b लाइन मैंने यहाँ पे ले ली, तो ये जो लाइन होगी ये देखिए ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी b, तो मैं कह सकता हूँ कि ये y इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, b हो रहा है। अब देखिए ये जो लाइन है x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, ये देखिए ये क्या हो रहा है बेटा, वो इस एक सिंगल पॉइंट पर क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको लिखना पता है कि पहले मैं लिखता हूँ किसको, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को, तो ये हो गया a और ये क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया b। तो यानी ये जो लाइन्स है वो कैसी है, वो है इंटरसेक्टिंग लाइन है और उनके जो पॉइंट है वो है a, b। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं। देखिए तो ऐसा जो ऑप्शन है हमारे पास वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी इंटरसेक्टिंग एट a, b, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो प्रॉपर पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा देखिए प्रीवियस नॉलेज भी काम आता है बेटा, क्लास 9 में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज़, देखिए अब फिर से देखिए वापस से आ गया ग्राफिकल क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्या कि y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, ये क्या होगा। देखिए वैसे तो आप इसको देख के बता सकते थे क्या कि अगर y 0 है यानी y का कोऑर्डिनेट 0 हुआ फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में क्या हुआ -7, तो जो लाइन होगी देखिए यहाँ पे ओरिजिन होगा तो ये ओरिजिन पे 0 मिल जाएगा, यहाँ -7, तो लाइन्स कैसी रहेंगी आपस में, पैरेलल रहेंगी। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है क्या, इनफाइनाइट, अच्छा पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो जरा बनाते हैं इसको एक बार, ध्यान से समझना, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए ये होगी बेटा हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, -x एंड -y, ठीक है। बहुत ही आराम से बिल्कुल केयरफुली समझेंगे इस चीज़ को। देखिए y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 कहाँ अप्लाई करेगा आप बताओ। अच्छा y इक्वल टू 0 ऐसे तो मिलेगा यहाँ पे कहीं, यही तो पॉइंट होगा कि y 0 है बेटा, यानी ओरिजिन पर लाई करेगा। और y इक्वल टू -7 यानी देखिए -7 है ना, तो -7 कहाँ पे होगा, निगेटिव एक्सिस की तरफ जाएंगे -7। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कट कर यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ 1 2 ऐसे एंड सो ऑन, यहाँ पे कहीं पे क्या रहा होगा -7, ऐसे रहा होगा बेटा। अब जब ये -7 जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे तो ड्रॉ करोगे -7, ये चीज़, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर भाई ये जो लाइन होगी आप कह सकते हो ना कि ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल टू -7 को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो पॉइंट था यहाँ पर, ये जो पॉइंट है देखो बहुत ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट था ये क्या था, y इक्वल टू 0 था। अब ये जो पॉइंट है यानी इस पर लाई करेगा ये x एक्सिस पे, तो ये जो x एक्सिस है और जो y है ये आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, बोलो पैरेलल हो गई। और आपको पता है कि जब लाइन से पैरेलल होती है तो इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, तो क्या होगा बेटा, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कॉपी पेन ले लें, ठीक है ना, और साफ सॉल्व करते रहिए, ऐसे बना बना के सॉल्व करिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर से मैंने लिए हुए हैं बेटा, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। चलो अच्छा आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इक्वेशन दी गई है कि x + 2y = 3, 5x + ky =
-7 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए अब यहाँ पर मुझे प्रूफ नहीं करना है कि सॉल्यूशन कैसा है उसका, उसने मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे दे रखा है बेटा क्या कि सॉल्यूशन जो है वो कैसा है बेटा, सॉल्यूशन जो है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए ज़रा, तो आपको पता है कि अगर बात होती है यूनिक सॉल्यूशन की तो आप यहाँ से लिख सकते थे कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन की बेटा, ये होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, ये चीज़, तो ये तो कंडीशन आपको पता होगी। अब बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। तो देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं ये इसको देखता हूँ तो ये लिखा हुआ है A1x प्लस B1y, और देखिए इसको इस तरफ लाना पड़ेगा भाई, ठीक है यार, रुको पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इसको जनरल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x - 3 = 0, पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे सेकेंड इक्वेशन यहाँ से लिख लो बेटा, क्या कि 5x प्लस ky और माइनस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले आप इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, उसके बाद कंपैरिजन करो। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहें, थोड़ा सा रुक जाना जरा, इसको साइड में एक, ठीक है। देखिए अगर आप कंपैरिजन करना चाहें यहाँ पर तो देखिए इसको कंपैरिजन करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि A1x, देखिए अलग कलर से लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा A1x प्लस B1y और प्लस C1 = 0, और इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा A2x प्लस B2y और प्लस C2 = 0। ठीक है, तो कोएफिशिएंट कंपेयर करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो ज़रा ध्यान से क्या बनेगा हमारे पास। देखिए तो A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी गई, देखिए 1 लिखी गई यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/A2 की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, इज़ नॉट इक्वल टू, और B1 की वैल्यू कितनी दी गई, B1 हमें दिया गया है 2/B2 कितना दिया गया है, B2 k है, ठीक है k है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज़ नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तो k की वैल्यू जो है वो 10 नहीं हो सकती है, ठीक है, इसके सिवा कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है बेटा, तो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ कंपैरिजन करना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, लिखा हुआ है कि कॉन्सिडेंट्स लाइन। तो देखिए कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब ये हुआ कि जो लाइन्स है हमारे पास वो कैसी हो रही हैं, वो इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है, या तो फिर उसमें मैनेज सॉल्यूशन होगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं एक बार इसको यहाँ पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ पे k होगा, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे। देखिए ये जो लिखा है यहाँ पर k हो जाएगा, ठीक है, फॉर k नहीं है, यहाँ पे k है, ठीक है, कि k की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया। तो देखिए k की वैल्यू पूछी गई, इक्वेशन दिया गया, और कंडीशन क्या है, लाइंस कैसी बेटा, लाइंस आपके पास जो है वो कोइंसिडेंट लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस कैसी रही होगी हमारे पास। देखिए कंडीशन आपको पता ही है, कंडीशन क्या होती है बेटा, इसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है ना, यानी दोनों लाइंस कैसी होंगी बेटा, वो एक दूसरे पर हो जाएंगी, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, टच करेंगे सभी पॉइंट्स पर। ठीक, तो चलिए जरा यहाँ पे देखते हैं जरा इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू अगर आप देखोगे ध्यान से तो A1 की वैल्यू क्या दी गई मुझे, 3 दी गई है, ठीक है, A1 की वैल्यू 3 दी गई है आपके पास, अपॉन A2 कितना दिया गया, A2 6 दिया गया है,
ठीक है। इसी तरीके से b1 अगर आप देखोगे तो b1 की वैल्यू क्या है, -1 है, और b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, -k है, इक्वल टू c1 आप चेक करोगे तो c1 यहाँ पे कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको इस तरफ लाओगे तो ये +16 हो जाएगा। इसको पहले ठीक से लिख लेना, ठीक है, इस तरीके से भाई, +16 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो पहले से लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये नहीं लिखा था, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16। चलिए, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3k इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से आप देखोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से भी आंसर आएगा, देखो जरा, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/k इक्वल टू 8/16। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यानी इस इक्वेशन में जो लाइन हमारे पास जो कोइंसिडेंट लाइन है उसके लिए k की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 2 रहेगी, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस ध्यान रखिएगा इक्वेशंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट जरूर करिए, ठीक है। बाकी देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आपने एग्जाम के लिए पहले यहाँ पे लिखिएगा फॉर कंपेयरिंग जनरल इक्वेशंस, ठीक है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि इफ़ द लाइन्स गिवन दिस आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या रही होगी, देखिए ये लिखिए यहाँ पे, ठीक है ना, कि k की वैल्यू क्या रही होगी। चलिए आइए देखते हैं। तो देखो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर बात होती है लाइन्स पैरेलल है हमारे पास, ठीक है ना, अगर लाइन्स पैरेलल की बात हो रही है तो कंडीशन आपको पता ही है क्या होती है। देखिए पहले तो इक्वेशंस लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि नहीं लिखी है, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से। और सेकंड इक्वेशन भी इसी के नीचे लिख लो बेटा, ये क्या हो जाएगी 2x प्लस 5y और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब लाइंस पैरेलल हैं तो आपको पता है कि फॉर पैरेलल कंडीशन के लिए हमारे पास जो केस होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब वैल्यू पुट करनी है तो कंपेयर करते जाइए, वैल्यू पुट करते जाइए। देखिए a1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो a1 की वैल्यू क्या दी गई, 3/a2 की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, 2 इक्वल टू b1 को आप देखोगे तो b1 हो जाएगा 2k, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इज़ नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारे पास है -2 और c2 की वैल्यू है 1, ठीक है, ये चीज़। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k 2 2 ज़ा 4, 4k इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15/4, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2k/5 इज़ नॉट इक्वल टू -2/1, क्रॉस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो k की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती हमारे पास, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू यही आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है बेटा यहाँ तक, चलिए ठीक। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन। अब देखिए जो दो वैल्यू आई हैं इसमें से ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 15/4, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस y इक्वल टू इसमें सब मिसप्रिंट हो गया, देख लेते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस y इक्वल टू, यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है, आपको 2 दिया गया है, और विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देखिए पहले आप क्या करो बेटा, इक्वेशंस को पहले आप ठीक से लिख लो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो जाएगा cx माइनस y और -2 इक्वल टू 0, आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे सेकंड इक्वेशन को भी ठीक से लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6x, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 6x माइनस 2y,
है ना, 6x माइनस 2y और -3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कंडीशन आपको पता ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही तो होती है कंडीशन। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। यहाँ से देखिए c/a कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू -1 और -2। इसी तरीके से जब इस तरह आओगे तो ये हो जाएगा -2/3 और -3। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी c की वो आ जाएगी आपके पास, इसको कैंसिल कर देना 3, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से 3 आ गई। ठीक, अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये भी सिंपली आएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से 3 आ जाएगा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली हमारे पास 3 हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है भाई? ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो c की वैल्यू 3 आ गई है, और इसको भी एक बार सॉल्व करके देखो जरा, इसको भी सॉल्व करके देखो, ये कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2/3। एक सेकेंड इसको नहीं, ये फर्स्ट सेकेंड हो क्या, फर्स्ट एंड लास्ट को सॉल्व करके देखते हैं एक बार। c/6 इक्वल टू 2/3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये चीज़ ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ से c की वैल्यू 3 आई है और यहाँ से c की वैल्यू क्या 4 आई है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या कि c की कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जरा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज़ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है इसमें। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसको देखो क्या ये ठीक से लिखा हुआ है, और इसको हमें ठीक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। देखो पहले तो अगर हम इसमें x ये रहा, y ये है, ठीक है, x या y ठीक है लिखा हुआ है ये, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपको पता है, अभी लिखी थी आपने कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो चलो अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर आप देखोगे तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर कि 2m-1, और इसी तरीके से अगर आप a2 की वैल्यू देखो, ये तो पूरी वैल्यू हो जाएगी a1 की और ये हो जाएगी a2 की, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे b1 देखोगे तो कितना हो जाएगा, b1 भी 3 हो जाएगा, और b2 अगर आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू, अगर आप c1 देखेंगे तो c1 है बेटा -5 और c2 हमारे पास है -2। ये चीज़ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखो अब सॉल्व करना है, तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मैं पहले फर्स्ट एंड लास्ट को सॉल्व करूँगा, तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद मैं सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करूँगा, तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ कि 2m-1 अपॉन 3 इक्वल 3/n-1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर, एक मिनट मैंने लिख दिया है यहाँ पर, फर्स्ट एंड लास्ट है ना, तो ये हो जाएगा -5/2 and -2। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का कराऊंगा तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से जो 4m की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 15 + 2, तो 4m इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17/4। ठीक है, ये चीज़ तो फर्स्ट तो आ गया हमारे पास। अब सेकंड इसको सॉल्व करते हैं जिससे कि सेकंड वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3/n-1 इक्वल टू 5/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n-5 इक्वल टू 6, तो 5n इक्वल टू इधर जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो है वो 11/4
5 आ जाएगी। तो वही आपसे पूछा गया था कि इसमें कि m और n की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास जो लीनियर सिस्टम है वो कैसा हो रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कंडीशन आपने पुट कर दी, ठीक है ना। पहले फर्स्ट एंड लास्ट को किया तो m की वैल्यू, फिर सेकंड एंड लास्ट को तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है ये चीज़। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है कि 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। देखिए इसको थोड़ा सा एक रफली आइडिया इसका लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे लिखा है कि 2 men, देखो कि 2 men प्लस 7 boys, ठीक है ना, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो ये 4 days में उसको कर लेते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है कि इट इज़ डन बाई 4 men। सेकेंड केस में कहा है कि जो मैन है बेटा वो कितने हो गए 4 एंड 4 boys, बॉयज़ भी 4 हो गए हैं, ठीक है, 4 men एंड 4 boys। और ये अब कर रहे हैं इस काम को 3 days में, यानी कि 3 दिनों में कर रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 1 man एंड 1 boy। तो अगर एक मैन और एक बॉय उस काम को करेगा तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो देखो इसके ऐसे कंडीशंस में आपको याद क्या रखना है बेटा, देखो आप लेट कर लो, क्या आप लेट कर लीजिए कि जो 1 man है उसका जो वर्क है, टोटल वर्क है वो कितना है। देखिए अगर मैंने लेट कर लिया यहाँ पे क्या कि 1, ठीक है ना, 1 man वर्क को अगर मैंने क्या लेट कर लिया x, मतलब टोटल उसका वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, या टोटल लिख लेते हैं 1 man टोटल वर्क। एक मिनट यहाँ से लिखते हैं दोबारा से। देखो हम यहाँ से लिख देंगे क्या कि टोटल वर्क ऑफ 1 man, ठीक है ना। एक व्यक्ति द्वारा जो काम किया गया वो हमने मान लिया कि उसने जो किया वो कितना किया है, x किया है, ठीक है। इसी तरीके से टोटल वर्क ऑफ 1 boy, वो भी उसको मैं ले लेता हूँ y, ठीक है ना, उसको मैंने क्या ले लिया, उसको मैंने ले लिया y। अब देखो टाइम एंड वर्क वाले केसेस में हमें हमेशा 1 day वर्क निकालना होता है, ठीक है। अगर मैं 1 day वर्क निकालूँ यहाँ से, बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं 1 day वर्क निकालता हूँ किसका, मैन का, एक व्यक्ति का एक दिन का काम कितना, अगर टोटल वर्क कर रहा है वो x, तो 1 day वर्क क्या हो जाएगा 1/x। इसी तरीके से अगर मैं बॉय का 1 day वर्क निकालूँ यहाँ से तो वो हो जाएगा 1/y हो जाएगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्हीं वैल्यूज़ को आपको इन इक्वेशंस में पुट करना है। अब कैसे रखोगे, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखिए अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टार्टिंग में कितने मैन थे 2, ठीक है ना, तो 2 मैन है और मैन का वर्क कितना लिया हमने यहाँ 1/x, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस, फिर यहाँ 7 बॉयज़ थे तो ये हो जाएगा 7/y, और मिलकर करते थे 4 दिनों में यानी 4 days में, तो इसका 1 day निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब फिर सेकंड में आ जाओ। सेकंड में कितने लोग हैं 4/x प्लस 4/y इक्वल टू, यहाँ पे कितने दिन लग रहे थे 3 दिन, तो ये हो जाएगा 1/3। बस ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर पाएंगे, करवा दीजिए सॉल्व इसको। देखो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, देखेंगे ज़रा यहाँ से। देखो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार। देखिए कि 2/x प्लस 7/y इक्वल टू हमारे पास, देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से, क्या था हमारे पास एक बार देख लेते हैं। 2/x प्लस 7/y इक्वल टू 1/4, और इस तरफ लिखा गया था कि 4/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/3, ठीक है सही है 1/3। देखिए तो अगर मैं इस इक्वेशंस में, देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 7 ज़ा 14/y इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। ये देखिए अब बस इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा। देखो अगर मैं माइनस कर दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस का 10/y, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1/3 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर कितना आएगा, माइनस का 10/y इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6,
3 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, और इससे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, ये आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो y की वैल्यू निकल के हमारे पास आएगी वो निकल कर के आएगी यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो ये 60 आ जाएगा, यानी y 60 आया। ठीक है, और y आपने क्या लिया था बेटा, देखो y आपने लिया था बॉय, यानी कि अगर बॉय इस काम को अकेले करेगा तो उसको लगभग 60 दिन जो है 60 दिनों उसको लग जाएंगे, 60 डेज। अब यही वैल्यू आप पुट कर लो, y की वैल्यू 60, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 7/60 इक्वल टू 1/4। इसको माइनस कर देंगे तो 2/x इक्वल टू 1/4 माइनस का 7/60। तो ये हो जाएगा 2/x इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 ले लो एलसीएम। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 = 4 और यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, 4 5 = 20। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। इसको माइनस कर लो बेटा, तो 2/x, तो 15 से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 8/60। 2 से डिवाइड किया तो 4, इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये 4 1 = 4 और 4 5 = this। ठीक है, तो जो मैन होंगे उनको लगेंगे कितने दिन, 15 डेज, 15 दिन लगेंगे उनको उस काम को करने में। ठीक है, ये चीज़, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है भाई। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लिखा हुआ है कि राघव स्कूल 70 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच। देखिए बस सिंपल सा है क्या कि राघव ने क्या किया है कि एक टेस्ट में उसको बेटा 70 नंबर यानी कि 70 मार्क्स मिले, कि 4 मार्क्स मिला है एक आंसर सही करने का और 1 मार्क्स क्या हो गया उसका डिडक्ट हो गया है, गलत आंसर मतलब माइनस मार्किंग है। और सेकंड में क्या हुआ कि 5 मार्क्स मिल रहे हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं। पहला तो ये कि सही आप आंसर दोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 4 मार्क्स। ठीक है, सही आंसर दोगे, और अगर आप गलत दोगे तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, तो आपका 1 नंबर कट के रह जाएगा। तो देखिए 2 केस हैं। आप यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने लेट कर लिया क्या कि लेट द टोटल, एक सेकेंड देखिए, हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट द, भाई उसने यही तो पूछा था कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, 2 बार लिख गया, इसको काट देना एक बार। ठीक है, कितने क्वेश्चन, तो लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, कि करेक्ट क्वेश्चन में आपको कितने नंबर वो दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ करेक्ट क्वेश्चन, मैं मान लेता हूँ कि करेक्ट क्वेश्चन पे मुझे x मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इनकरेक्ट में कितने मिलेंगे, जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट में आपको मैं मान लेता हूँ कि y मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़। अब देखो ज़रा ध्यान से अरे यार गलत हो रहा है कहीं पे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा कि राघव स्कूल 70 मार्क्स इन अ टेस्ट। मतलब ये हो रहा है कि एक बच्चा है राघव, उसने टेस्ट दिया है। ठीक है, तो टेस्ट में क्या हुआ बेटा, उसको 70 मार्क्स मिले, 4 मार्क्स सही आंसर देने का और 1 मार्क्स क्या हो रहा है बेटा, उसका डिडक्ट हो रहा है रॉन्ग आंसर देने पे। इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या हुआ है कि 5 मार्क्स दिए गए एक क्वेश्चन सही करने के और 2 मार्क्स क्या किया बेटा, कट कर लिए गए। तो आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहे होंगे टेस्ट पेपर में। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखिएगा हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेट कर लिया। देखो हमने लेट कर लिया कि लेट द करेक्ट क्वेश्चन, या आप कह सकते हो राइट क्वेश्चन, लेट द, या मैं राइट आंसर मान लेता हूँ कि राइट आंसर जो उसने लिए वो कितने लिए हैं, x लिए। ठीक है, राइट आंसर कितने लिए बेटा, x लिए। ठीक, ये चीज़। अब देखो ज़रा, अरे यार राइटिंग, राइट आंसर x ले लिए। ठीक है, ये चीज़। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग आंसर की बात करता हूँ कि रॉन्ग आंसर कितने हैं, तो उसको मैंने क्या ले लिया, y। रॉन्ग आंसर को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा थोड़ा सा, देखो
अब देखो, अब जो केस फर्स्ट है उसमें क्या हुआ था कि सही आंसर देने पे कितने मार्क्स मिले, 4 मार्क्स। तो देखिए, तो सीधा हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप जाओगे तो 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो देखिए तो यानी कितना हो जाएगा 4x। भाई देखिए, अगर आप राइट आंसर देखेंगे तो x है, तो एक आंसर पे उसको कितना मार्क्स मिला 4, तो देखिए x है तो कितना हो जाएगा 4x। और गलत पर क्या हो रहा है बेटा कि उसको 1 मार्क्स क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो 1 मार्क्स कट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 1 मार्क्स कट रहा है यानी कि y 1 मार्क्स, और इसमें इसको कितने मिले हैं, इसमें इसको मिले हैं 70 मार्क्स, ठीक। ऐसे सेकंड में उसको कितना मार्क्स मिल रहा है 5x, और कितने मार्क्स कट हो रहे हैं बेटा 2 मार्क्स कट हो रहे हैं। ऐसे करके उसको जो नंबर मिले हैं वो मिले हैं 80, ये चीज़, ठीक है। बस इनको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने का पैटर्न ये है कि आप इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब इसमें इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8y माइनस 2y इक्वल टू 2 7 ज़ा 14, ठीक है। बाकी इक्वेशन 2 बिल्कुल ऐसे डिक्टो कॉपी कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 2y इक्वल टू 80। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू कट जाएगी बेटा। अब 8 से 5 को माइनस कर लो, क्या बचा 3y इक्वल टू, यहाँ पर कितना हमारे बचेगा हमारे पास, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 60। तो आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब जो टोटल नंबर जो करेक्ट थे हमारे पास, ये x की जो वैल्यू थी, सॉरी टोटल नंबर जो गलत क्वेश्चन जो उसने गलत कर दिए हैं आंसर देने में, वो कितना आ गया यहाँ से 20 आ गया, ठीक है। ये उसने गलत कर दिए 20। अब सही कितने किए हैं तो उसके लिए आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो, ठीक है ना, इस जगह पर। तो यहाँ 20 पुट करेंगे, 20 इधर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 90। तो 4 से डिवाइड कर लो, तो इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा कितना 4 2 ज़ा 8, ठीक है। कुछ गलत हो गया है क्या? अच्छा हाँ, ये गलत लिख दिया है, क्या गलत आया है, एक सेकेंड देखो ध्यान से। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 2 7 ज़ा 40। अब इसको तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5x माइनस 2y इक्वल टू 80। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3x इक्वल टू 60। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। इसका मतलब जो करेक्ट क्वेश्चन उसने किए हैं वो कितने आ गए बेटा, वो 20 आ गए। अच्छा, अब जब 20 आ गया तो यहाँ पुट कर लो, तो 4 2 ज़ा 8, अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो 4 2 ज़ा 8 80 हो जाएगा, और 80 उधर माइनस करूँगा तो 10। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर होंगे वो कितने आ जाएंगे बेटा, वो आ जाएंगे आपके 10, ठीक है ना। तो यानी जो सही आंसर उसने दिए वो 20 है, और जो गलत आंसर दिए वो क्या दिए उसने 10 दिए, ठीक है। ये चीज़, तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।